हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सिकंदर के इतिहास के बारे में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के हम जान लेते हैं सिकंदर के जीवन काल और उसके शासन काल के इतिहास के बारे में। ये भी जानेंगे कि सिकंदर को महान क्यों कहा जाता है। तो चलिए गाइस, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। ये पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2300 साल पहले, जब मैसिडोनिया में जन्म होता है सिकंदर का। 356 ईसा पूर्व पहले फिलिप द्वितीय के घर पर। फिलिप द्वितीय जो कि मैसिडोनिया के शासक होते हैं। उस समय में मैसिडोनिया एक छोटा सा राज्य होता है। सिकंदर के परिवार की बात करें तो सिकंदर के 3 विवाह हुए थे। उसके पुत्र का नाम सिकंदर चतुर्थ था, यानी कि सिकंदर फोर्थ था। पिता फिलिप द्वितीय जो कि मैसिडोन के शासक रहे। माता ओलंपियस थी, उनकी माता का नाम ओलंपियस था। ये रही उनके परिवार की कहानी। इसके बाद जो उनके जीवन में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं वो थे एरिस्टोटल, जो कि उनके गुरु भी थे। ये एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिनको फिलिप द्वितीय ने अपने पुत्र को शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया था और इन्होंने सिकंदर को हर वह शिक्षा दी जिससे कि वह भविष्य में महान शासक बन सके। इसके अलावा फिलिप द्वितीय की हत्या, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने ही की थी 336 ईसा पूर्व में, उसके पश्चात सिकंदर को राजा बना दिया गया था। रईसों और सेना ने उसको राजा घोषित कर दिया था। फिलिप द्वितीय की हत्या के बाद शासनकाल शुरू होता है सिकंदर का। इसका शासनकाल रहा था 336 से लेकर 323 ईसा पूर्व तक। फिलिप द्वितीय के बाद ये राजा बने थे और सिकंदर के बाद सिकंदर के पुत्र सिकंदर फोर्थ मैसिडोन के शासक बने थे। सिकंदर ने शासक बनने के 2 वर्ष के अंदर ही एक सेना का निर्माण कर दिया था। इस सेना में अश्वारोही और पैदल सैनिक शामिल थे, घुड़सवार थे, अच्छे सैन्य शिक्षा दी गई थी बहुत अच्छे तरीके से इन सैनिकों को। सबसे पहला कार्य जो सिकंदर करते हैं राजा बनने के बाद, वो है कि फ्रांसीसियों के अत्याचारों के विरुद्ध, फारस के अत्याचारों के विरुद्ध जागरूक करते हैं अपने लोगों को और सेना निर्माण कर फारस पर हमला कर देते हैं 334 ईसा पूर्व में। 334 ईसा पूर्व के बाद फारस पर यह हमला लगातार 4 सालों तक चलता रहता है। लगातार 4 सालों के युद्ध के बाद 330 में अरबेला स्थान पर दारा तृतीय की मृत्यु हो जाती है, जो कि फारस के शासक होते हैं, और वह उसी के साथ इस युद्ध की समाप्ति होती है और इसमें सिकंदर की विजय होती है। तो फारस जो राज्य है उस समय का सबसे बड़ा या फिर शक्तिशाली राज्य हम कह सकते हैं। ये यूनान राज्य से बहुत ही बड़ा राज्य हुआ करता था और इस समय दारा तृतीय की मृत्यु के बाद एकमात्र एकाधिकार सिकंदर के पास आ चुका था। सिकंदर ने इस समय लगभग फारस के अलावा 25 वर्ष की आयु में यूनान, एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, पर्शियोपोलिस, बैक्ट्रिया और अफगानिस्तान जैसे विशाल भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इसके साथ ही इस विशाल भूभाग को एक अखंड राज्य के रूप में विकसित कर दिया था। इसके बाद सिकंदर भारत को आखिरी छोर मानकर भारत की ओर बढ़ रहा है और इसके बाद विश्व विजेता का सपना लेकर सिकंदर भारत की ओर बढ़ने लगा। भारत की तरफ बढ़ते हुए सिकंदर खैबर से होते हुए हिंदकुश पर्वत को लांघते हुए भारत में अपना पहला कदम रखता है। भारत में आते ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर आक्रमण करते ही उसका पहले सामना होता है छोटी छोटी जनजातियों से। छोटी छोटी जनजातियों ने अपनी छापामार रणनीति से
सिकंदर को लगभग 1 महीने तक उलझाए रखा। सिकंदर 1 महीने पश्चात इनसे निपटते हुए आगे बढ़ा, जहां उसका सामना होता है सीमांत क्षेत्र की रानी से। सीमांत क्षेत्र था अशोक राज्य, जिसकी राजधानी थी मशक। उसकी रानी कृपा अपनी स्त्री शक्तियों को लेकर युद्ध के मैदान में उतर जाती है, जहां पर सिकंदर की सेना सभी स्त्रियों को मौत के घाट उतार देती है। इतने बुरे तरह से नरसंहार को देखते हुए तक्षशिला के राजा अन भी आत्मसमर्पण कर देते हैं और सिकंदर का सहयोग कर देते हैं। इसके बाद सिकंदर अगले रीजन में पहुंच जाते हैं पंजाब के रीजन में, जहां पर उनकी मुलाकात होती है पोरस राजा से। पोरस राजा और सिकंदर का युद्ध होता है झेलम नदी के किनारे पर। झेलम नदी के किनारे पर भयंकर युद्ध होने के पश्चात इस युद्ध को झेलम नदी ये युद्ध झेलम नदी के किनारे पर हुआ था। इसी वजह से इसको झेलम नदी का युद्ध या फिर हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है। हाइडेस्पीज को ग्रीक में झेलम नदी के लिए यूज किया गया है, इसी वजह से ग्रीक स्रोतों में इसको हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है। भारतीय स्रोतों में इसे झेलम का युद्ध या फिर विदस्ता का युद्ध नाम दिया गया है। ये युद्ध इतना भयंकर हुआ कि इसमें सिकंदर भी घायल हो गया। उसका प्रिय घोड़ा बुकाफेला मारा गया। उसका घोड़ा एकमात्र ऐसा घोड़ा था जिसके ऊपर कभी लगाम नहीं रखी गई थी। इस युद्ध के पश्चात सिकंदर की जीत हुई, लेकिन राजा पोरस ने आत्मसमर्पण नहीं किया। आत्मसमर्पण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। इसके पश्चात सिकंदर पोरस के कड़े प्रतिरोध के बाद सिकंदर की सेना के हौसले ध्वस्त हो जाते हैं और वह आगे ब्यास नदी के किनारे पर जाकर रुक जाते हैं और सिकंदर को इससे आगे बढ़ने के लिए मना कर देते हैं। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बेकाफेला मारा गया, जिसके बाद सिकंदर उसकी याद में 2 नगरों की स्थापना करता है, जिनका नाम होता है बुकाफेला और कर्मसनियकिया। इन 2 नगरों की स्थापना होती है झेलम नदी के किनारे पर और इसके बाद आगे बढ़ते हुए सिकंदर की सेना पहुंच जाती है ब्यास नदी के किनारे पर। लेकिन वहां जाकर पोरस राजा के कड़े प्रतिरोध के बाद सिकंदर की सेना के हौसले ध्वस्त हो जाते हैं और वह आगे बढ़ने से मना कर देते हैं, क्योंकि एक पोरस जैसे छोटे राजा ने इतना विशाल युद्ध किया, इतना भयंकर युद्ध किया, जिसकी वजह से उसकी सेना आगे जाने से डर रही थी, क्योंकि उस समय मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था, जिसके ऊपर धनानंद का शासनकाल था। धनानंद उस समय सबसे शक्तिशाली सेना, जिसमें लाखों पैदल, लाखों घुड़सवार, अश्वरोही बोल सकते हैं हम जिसे, हाथी वाली सेना, रथों वाली सेना, लाखों की सेना के साथ मौजूद था। लेकिन इससे पहले कभी भी पोरस से युद्ध करने से पहले कभी भी सिकंदर की सेना ने हाथियों का सामना नहीं किया था। इस वजह से भी ये युद्ध इतना भयंकर हुआ। तो इस वजह से सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से मना कर देती है और सिकंदर की सेना को बहुत समय हो गया था, 9 साल का समय हो गया था युद्ध करते हुए। 9 साल युद्ध करने के बाद, लगातार घर परिवार से दूर रहने के बाद सैनिक आगे जाने से मना कर देते हैं और 9 महीने भारत में बिताने के बाद सिकंदर 325 ईसा पूर्व में घर वापस लौट जाता है और घर वापसी की यात्रा शुरू कर देता है। यह यात्रा सिकंदर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रही, क्योंकि इस यात्रा के दौरान ही 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन स्थान पर वो गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और मात्र 33 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। 33 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और सिकंदर का विश्व विजय करने का सपना अधूरा ही रह जाता है। उसकी मृत्यु के साथ ही
उसका साम्राज्य बिखर जाता है, लेकिन भारत पर उसके आक्रमण के प्रभाव लंबे समय तक देखे जाते रहे। जैसे कि भारत के छोटे-छोटे राज्य एक अखंड भारत में परिवर्तित हो गए और एक अखंड भारत के रूप में पहली बार साम्राज्य सामने आया। इसके बारे में हम ऑलरेडी दूसरी वीडियो में पढ़ चुके हैं। चैनल पर आपको ये वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगी। इसके अलावा भारत के अंदर एक नई शैली देखने को मिल जाएगी, जिसे हम गांधार शैली के नाम से जानते हैं। शिल्पकला की शैली है ये, जो कि यूरोप और भारत दोनों की शैलियों को मिलाकर बनी है। इसे हम गांधार शैली कहते हैं। मुद्रा निर्माण कला भी हमें यूनानियों से ही मिली है। व्यापार के मार्ग और भी ज्यादा खुल गए थे। इसके पश्चात हम जान लेते हैं कि सिकंदर को महान क्यों कहा जाता है। मात्र 13 साल के शासनकाल में इतना विशाल साम्राज्य स्थापित करना और उसको संभालना आज तक किसी से भी नहीं हो पाया है। ना तो इतिहास में अभी तक हुआ है और ना ही वर्तमान में हो रहा है। इसी वजह से मात्र 13 साल के शासनकाल में इतना विशाल साम्राज्य, इतने युद्ध जीतना आज तक कोई नहीं कर पाया। तो ये काम सिर्फ सिकंदर ने किया। इसी वजह से सिकंदर को महान कहा जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।